दोस्तों आज मैं आपके लिए धमाकेदार एक्शन मूवी लेकर आया हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। एक अंधेरी और नम जेल की कोठरी में एक आदमी चुपचाप बैठा है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, शरीर घावों से भरा हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अटूट हिम्मत और जज्बा चमक रहा है। वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि जेम्स बॉन्ड एजेंट 7 है। वह 14 महीनों तक दुश्मनों के हाथों कैद रहा और लगातार टॉर्चर सहता रहा। इतना लंबा समय किसी को भी तोड़ सकता है, लेकिन बॉन्ड न तो टूटा और न ही उसने कोई राज खोला। लेकिन सवाल ये है कि इतना बेहतरीन एजेंट आखिर फेल कैसे हो गया? किसने उसके साथ विश्वासघात किया और क्या वह इस सब के बाद फिर से पहले जैसा बन पाएगा? असल में यह सब एक गुप्त मिशन से शुरू हुआ था। बॉन्ड को नॉर्थ कोरिया भेजा गया था, जहां उसे एक गैरकानूनी हथियारों के व्यापार का पता लगाना था। वह एक ग्राहक के रूप में भेष बदलकर एक डिमिलिटराइज्ड जोन के बेस पर पहुंचा, जहां ये सौदे होते थे। रास्ते में ही उसने अपनी भागने की योजना तैयार कर ली थी। उसने एक सूटकेस में 4 विस्फोटक सेट किए, डिटोनेटर लगाया और उन्हें हीरों की परत से ढक दिया ताकि किसी को शक न हो। कुछ देर बाद बॉन्ड हेलीकॉप्टर से उस बेस पर पहुंचता है। जैसे ही वह उतरता है, जाओ जो कर्नल सन मून का खास आदमी है, उसकी पहचान पक्की करने के लिए उसकी तस्वीर लेता है। तभी कर्नल सन मून खुद सामने आता है और बड़े ही दोस्ताना अंदाज में बॉन्ड का स्वागत करता है, मानो सब कुछ सामान्य हो। थोड़ी बातचीत के बाद सन मून अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वे सूटकेस में रखे हीरों की जांच करें और उसके बाद ही सौदा आगे बढ़े। लेकिन जांच के दौरान ही जाओ को पहचान की रिपोर्ट मिल जाती है कि बॉन्ड मिछा का एजेंट 7 है। यह जानकारी तुरंत सन मून को दे दी जाती है। यह सुनते ही सन मून गुस्से से अगब बूला हो जाता है। वह पास में रखी डिप्लीटेड यूरेनियम शेल वाली एंटी टैंक गन उठाता है, सीधे बॉन्ड के हेलीकॉप्टर पर निशाना साधता है और फायर कर देता है। भयानक धमाके में पूरा क्रू मारा जाता है और कुछ ही देर में बॉन्ड को चारों तरफ से घेर कर काबू में कर लिया जाता है। इससे पहले कि बॉन्ड कुछ समझ पाता, सन मून एक ऐसी बात कहता है जो उसे अंदर तक हिला देती है। अब तुम मुझे कैसे मारोगे मिस्टर बॉन्ड? यह सुनते ही बॉन्ड समझ जाता है कि किसी ने उसकी असली पहचान बता दी है। उसी समय रेडियो पर जनरल मून, जो सन मून का पिता है, की आवाज गूंजती है। वह बताता है कि वह 5 मिनट में बेस पर पहुंचने वाला है, यह जानते हुए कि उसका पिता सख्त है और गैर कानूनी हथियारों के सौदों से नफरत करता है। सन मून तुरंत बॉन्ड को वहीं मार देने का आदेश देता है और खुद अपने सैनिकों के साथ होवरक्राफ्ट पर बैठकर माल छिपाने निकल जाता है। लेकिन उसकी यही जल्दबाजी बॉन्ड के लिए मौका बन जाती है। जैसे ही दुश्मन वहां से निकलते हैं, बॉन्ड अपने कलाई घड़ी से कचार बम को एक्टिव कर देता है। धमाके से मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर वह पास के एक होवरक्राफ्ट को अपने कब्जे में ले लेता है और उस पर लगे ग्रेनेड लॉन्चर से लगभग पूरे इलाके को तबाह कर देता है। इसके बाद बॉन्ड तेजी से होवरक्राफ्ट दौड़ाते हुए सन मून का पीछा करने लगता है। दलदली जमीन और क्विकसैंड से भरे इलाके में भी वह लगातार उसके करीब पहुंचता जाता है। बॉन्ड को अपने पीछे आते देख सन मून घबरा जाता है और अपने पास मौजूद हर भारी हथियार का इस्तेमाल शुरू कर देता है, एंटी टैंक गन, मशीन गन और यहाँ तक कि फ्लेम थ्रोवर भी। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी वह बॉन्ड को रोक नहीं पाता। आखिरकार मजबूरी में सन मून अपने बड़े होवरक्राफ्ट को घुमाकर पीछे से बॉन्ड पर हमला करने की कोशिश करता है। अपने भारी और ताकतवर वाहन की वजह से वह जल्दी ही बॉन्ड के होवरक्राफ्ट के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और जोरदार टक्कर मार देता है। स्थिति को देखते हुए बॉन्ड के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वह तुरंत अपना होवरक्राफ्ट छोड़ देता है, सन मून के ड्राइवर को गोली मारता है और सीधे उस पर हमला कर देता है। लेकिन सन मून उसे मौका नहीं देता और तुरंत फ्लेम थ्रोवर निकालकर बॉन्ड पर फायर कर देता है। बॉन्ड सही समय पर बच निकलता है और जवाब में होवरक्राफ्ट की थ्रोटल को जोर से किक मार देता है, जिससे सन मून अपना संतुलन खो देता है और उसका हथियार गिर जाता है। बेकाबू हुआ होवरक्राफ्ट एक मंदिर के दरवाजे से टकराता हुआ गहरी खाई में जा गिरता है। बॉन्ड आखिरी समय पर कूदकर एक रस्सी को पकड़ लेता है जो घंटी के हथौड़े से जुड़ी होती है और किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। वहीं सन मून अपने होवरक्राफ्ट के साथ खाई में गिर जाता है और उसका जिंदा रहना या मरना साफ नहीं हो पाता। लेकिन बॉन्ड को संभलने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि तुरंत ही जनरल मून और उसके सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। उसे एक अंधेरी और नम कोठरी में कैद कर दिया जाता है, जहां रोज उसे बुरी तरह पीटा और टॉर्चर किया जाता है ताकि उससे जानकारी निकलवाई जा सके। फिर भी बॉन्ड हर दर्द सहकर भी चुप रहता है और टूटता नहीं। इतनी यातनाएं सहने के बावजूद बॉन्ड ने एक शब्द तक नहीं बोला, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने कुछ भी बता दिया तो उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी और उसकी मौत तय हो जाएगी। 14 महीने बाद एक दिन जनरल मून अपने सैनिकों से बॉन्ड को एक अजीब से पुल पर लाने का आदेश देता है। वहां वो बताता है कि उसका बेटा देश के साथ गद्दारी कर चुका था और यूरोप के किसी व्यक्ति के साथ मिलकर गैरकानूनी हथियारों का सौदा कर रहा था। वह बॉन्ड से उस व्यक्ति का नाम पूछता है, लेकिन बॉन्ड को सच में इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। उसे सिर्फ इतना यकीन होता है कि वही व्यक्ति उसे धोखा देने वाला है। सही जवाब न मिलने पर जनरल मून अपने सैनिकों को बंदूकें तानने का आदेश देता है और बॉन्ड को
आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। तभी पता चलता है कि यह एक कैदी विनिमय है और जिसके बदले में बॉन्ड को छोड़ा जा रहा है वह कोई और नहीं बल्कि जाओ है। अब जाओ का चेहरा बॉन्ड के सूटकेस में हुए धमाके के कारण बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। उसने साउथ कोरिया और चीन के बीच होने वाले एक शिखर सम्मेलन को नुकसान पहुंचाया और 3 चीनी एजेंट्स की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। वापस आने के बाद बॉन्ड को तुरंत एकांत में रखकर उसकी पूरी जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके शरीर में कोई जैविक खतरा या ट्रैकिंग डिवाइस ना हो। जांच में पता चलता है कि वह लंबे समय तक टॉर्चर सहने के कारण बेहद कमजोर हो चुका है और हल्का जहर भी दिया गया था, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। इसके तुरंत बाद बॉन्ड की मुलाकात एम से होती है। एम उसे बताती है कि मिछा ने उसे जाओ के बदले में इसलिए छोड़ा क्योंकि पिछले हफ्ते एक उच्च स्तरीय अमेरिकी एजेंट जो नॉर्थ कोरिया की यूनिट में घुसा हुआ था उसे बेरहमी से मार दिया गया था। अमेरिका को उस जेल से एक सिग्नल बीकन मिला जहां बॉन्ड को रखा गया था और उन्हें शक हुआ कि यही जानकारी बॉन्ड ने लीक की है। इसी वजह से अमेरिका ने मिछे पर दबाव डाला कि जाओ के बदले बॉन्ड को रिहा किया जाए ताकि और कोई राज्य बाहर न जाए। यह सुनकर बॉन्ड ने साफ कहा कि यूरोप में कोई गद्दार है, उसी ने उसकी पहचान उजागर की और अब उसी की वजह से जाओ जैसे खतरनाक इंसान को छुड़ाया जा रहा है। लेकिन उसकी बात पर भरोसा करने के बजाय एम ने उसका 7 कोड नेम अनिश्चित समय के लिए छीन लिया और उसे पूछताछ केंद्र में ले जाने का आदेश दे दिया। खुद पर शक बर्दाश्त न करते हुए जैसे ही डॉक्टर उसकी जांच के लिए अंदर आया, बॉन्ड ने अचानक उस पर हमला किया और वहां से भाग निकला। अब उसने अपना नाम साफ करने का फैसला कर लिया था। वह हांगकांग के एक जाने पहचाने होटल में पहुंचा और धीरे धीरे खुद को संभाला। वहां उसने होटल के मैनेजर से मदद मांगी जो असल में एक चीनी जासूस था। बॉन्ड ने उससे कहा कि उसे जाओ को ढूंढने में मदद चाहिए और वह चीन की तरफ से उसे खत्म कर देगा क्योंकि जाओ ने उनके 3 एजेंट्स की हत्या की थी। यह सुनकर उस जासूस ने तुरंत बीजिंग मुख्यालय से संपर्क किया और कुछ ही देर में बॉन्ड की हर हाल में मदद करने का आदेश मिल गया। उसने बॉन्ड को एक छोटा बॉक्स दिया जिसमें पासपोर्ट और क्यूबा जाने की फ्लाइट टिकट थी क्योंकि ताजा जानकारी के अनुसार जाओ वहीं छिपा हुआ था। बॉन्ड तुरंत वहां के लिए रवाना हो गया। अपनी तलाश को तेज करने के लिए वह राहुल नाम के एक सिगार फैक्ट्री मैनेजर से मिला जो असल में मिछा का गुप्त संपर्क था। राहुल कोई साधारण आदमी नहीं था। बॉन्ड की पूरी बात सुनने के बाद उसने बिना झिझक बताया कि जाओ लॉस ऑर्गानोस नाम के द्वीप पर है। राहुल के अनुसार उस द्वीप पर एक अजीब सा अस्पताल था जो जीन थेरेपी के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता था और वहीं जाओ का इलाज चल रहा था। यह जानकारी मिलते ही बॉन्ड ने राहुल से एक बंदूक ली और तुरंत उस रहस्यमयी द्वीप की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह अस्पताल के गेट पर पहुंचा उसने देखा कि वहां सुरक्षा बहुत कड़ी थी। सीधे अंदर जाना संभव नहीं था, इसलिए उसने एक खिड़की के जरिए चुपके से अंदर घुसने का रास्ता निकाला और आसपास का जायजा लेने लगा। कुछ देर तलाश करने के बाद आखिरकार उसे जाओ मिल गया जो अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था। उस समय जाओ अपने चेहरे को बदलकर एक यूरोपियन बनने की प्रक्रिया में था, इसलिए वह बेहोशी की हालत में था। बॉन्ड ने पास रखी बैग को जोर से दबाकर उसे होश में लाया और तुरंत उससे पुराने मिशन में गद्दार का नाम पूछने लगा। लेकिन जवाब देने के बजाय जाओ अचानक उठकर बॉन्ड पर हमला कर देता है और भागने का मौका ढूंढ लेता है। अफरा तफरी का फायदा उठाकर वह कमरे से बाहर निकलता है, गलियारे में दौड़ता है और बिना सोचे समझे खिड़की से कूदकर भाग निकलता है। जब तक बॉन्ड पीछे पहुंचता जाओ एक हेलीकॉप्टर में सवार हो चुका होता है जो उड़ान भरने ही वाला था। वहीं बॉन्ड एक महिला को भी देखता है जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लगता है कि वह भी जाओ के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन बॉन्ड और उस महिला की सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं। जैसे ही महिला अपनी बंदूक से फायर करती है, पास खड़े 2 सैनिक तुरंत उसे घेर लेते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह बिल्कुल भी नहीं डरती। इसके बजाय वह अचानक खुद को बिना किसी डर के समुद्र में गिरा देती है और तैरते हुए एक जहाज की ओर बढ़ जाती है जहां से वह निकल जाती है। बॉन्ड यह सब देखकर हैरान रह जाता है। उसके दिमाग में आता है कि शायद वह भी उसकी तरह एक एजेंट है, लेकिन वह किसके लिए काम कर रही है यह एक बड़ा रहस्य बना रहता है। हालांकि जाओ भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लड़ाई के दौरान बॉन्ड उसके पास से एक लॉकेट छीन लेता है जिसमें एक बुलेट केसिंग लगी होती है। जब वह उसे खोलता है तो अंदर चमकते हुए हीरे मिलते हैं। बॉन्ड तुरंत उन हीरों को राहुल के पास ले जाता है ताकि उनकी जांच करवाई जा सके। ज्यादा समय नहीं लगता और राहुल उसे बता देता है कि ये अफ्रीका के ब्लड डायमंड्स हैं जो युद्ध वाले इलाकों से निकाले जाते हैं जहां मासूम लोगों का खून इन पत्थरों में समा जाता है। इन हीरों पर जेजी का निशान भी बना होता है जो एक लेजर सिग्नेचर है और ये दिखाता है कि ये लंदन की ग्रेव्स कॉर्पोरेशन के हैं। इस कंपनी का मालिक गुस्ताव ग्रेव्स है। इसके बाद बॉन्ड सीधे लंदन पहुंचता है ताकि इस आदमी की जांच कर सके। वहां वह देखता है कि ग्रेव्स के चारों तरफ पत्रकारों की भीड़ लगी हुई है और कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही है। रिपोर्टर्स के सवालों से बॉन्ड को पता चलता है कि ग्रेव्स को जल्द ही क्वीन से मिलने का मौका मिलने वाला है, जहां उसे समाज में उसके योगदान के
लिए नाइटहुड सम्मान दिया जाएगा। बॉन्ड को सबसे अहम जानकारी यह मिलती है कि ग्रेव्स को फेंसिंग का बहुत शौक है और वह ओलंपिक में एथलीट के रूप में भाग लेने का सपना भी देखता है। यह बॉन्ड के लिए उसके करीब जाने का एक बेहतरीन मौका था। कुछ ही समय बाद बॉन्ड उस फेंसिंग अकादमी का पता लगा लेता है जहां ग्रेव्स नियमित रूप से अभ्यास करता था। संयोग से उस अकादमी की महिला ट्रेनर बॉन्ड की पुरानी जान पहचान की थी, इसलिए उसने बिना देर किए उससे ग्रेव्स के साथ एक मैच सेट करने के लिए कहा। अपने घमंड में डूबा ग्रेव्स तुरंत इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। मुकाबले को और दिलचस्प बनाने के लिए वह $1000 की शर्त रखता है, जिसमें जो पहले 3 पॉइंट हासिल करेगा वही विजेता होगा। हैरानी की बात यह थी कि ग्रेव्स ने बहुत आसानी से 2-0 की बढ़त बना ली। इसके बाद वह घमंड में आकर बॉन्ड का मजाक उड़ाने लगा कि क्या वह अब भी मुकाबला जारी रखना चाहता है, लेकिन यही तो बॉन्ड चाहता था। उसने शांत रहते हुए दांव को और बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। अब इनाम के रूप में ब्लड डायमंड्स रखे गए। यह सुनते ही ग्रेव्स समझ गया कि ये वही हीरे हैं जो जाओ के, और उसे एहसास हो गया कि बॉन्ड उसकी जांच कर रहा है। उसकी आत्मविश्वास में तुरंत कमी आने लगी। मुकाबला आगे बढ़ता है और बॉन्ड एक सटीक वार करता है जिससे स्कोर 2-1 हो जाता है, लेकिन ग्रेव्स जैसे घमंडी इंसान के लिए यह बर्दाश्त के बाहर था। गुस्से में आकर वह असली तलवारों से लड़ने का प्रस्ताव रखता है ताकि असली विजेता का फैसला हो सके। इसके बाद मुकाबला एक खतरनाक लड़ाई में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे पर जोरदार हमला करते हैं। शरीर पर घाव बढ़ते जाते हैं, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। दोनों लगातार अपने हथियार बदलते रहे, जिससे मुकाबला और भी खतरनाक होता गया। क्लब के अंदर शुरू हुई यह लड़ाई धीरे धीरे बाहर हॉलवे तक और फिर ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच गई। आखिरकार बॉन्ड ने एक जोरदार वार करते हुए ग्रेव्स के पेट पर चोट मारी, जिससे वह फव्वारे में जा गिरा। गुस्से से भरा ग्रेव्स तुरंत उठ खड़ा हुआ और लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार हो गया। तभी उसका सिक्योरिटी एडवाइजर मिरांडा फ्रॉस्ट सही समय पर वहां पहुंचती है और दोनों को रोक देती है, इससे पहले कि मामला पूरी तरह बेकाबू हो जाता। मजबूर होकर ग्रेव्स को हार माननी पड़ती है और मुकाबला वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद बॉन्ड के असली मकसद को जानने के लिए ग्रेव्स उसे आइसलैंड के आइस पैलेस में आने का निमंत्रण देता है, जहां वह इकारस नाम के एक वैज्ञानिक प्रोजेक्ट की घोषणा करने वाला होता है। उसी समय एक होटल स्टाफ बॉन्ड को एक रहस्यमयी लिफाफा देता है जिसके अंदर एक पुरानी चाबी होती है। बॉन्ड तुरंत पहचान जाता है कि यह पास के स्टेशन में स्थित मिचा के एक गुप्त ठिकाने की चाबी है। वह बिना समय गंवाए वहां पहुंचता है। अंदर जाते ही वह देखता है कि एम पहले से उसका इंतजार कर रही है। बिना घुमाए फिराए एम सीधे मुद्दे पर आती है। वह बताती है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी मिचा पर दबाव बना रही है क्योंकि बॉन्ड ने बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ा और लॉस ऑर्गानोस द्वीप पर अस्पताल को नष्ट कर दिया। उन्हें शक है कि इसमें एम भी शामिल है और वह बॉन्ड की मदद कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मामला ठीक से नहीं संभाला गया तो अमेरिका सीधे इस केस में हस्तक्षेप करेगा। इसलिए एम बॉन्ड से उसके असली मकसद और उसके कदमों के पीछे की सच्चाई जानना चाहती है। यह सुनकर बॉन्ड अब कुछ भी छिपाता नहीं है। बॉन्ड साफ साफ बता देता है कि वह ग्रेव्स की जांच कर रहा है क्योंकि उसे यकीन है कि वही उस इंसान तक पहुंचने की कड़ी है जिसने सालों पहले उसे धोखा दिया था। अपनी बात साबित करने के लिए वह एम को वह हीरे भी देता है जो उसने हासिल किए थे और बताता है कि वे सीधे ग्रेव्स की ही कंपनी से जुड़े हैं। इस पर एम यह भी बताती है कि मिरांडा पिछले 3 महीनों से ग्रेव्स के करीब रहकर उसकी जांच कर रही है, लेकिन उसे अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। यही बात ग्रेव्स पर शक और गहरा कर देती है। आखिरकार थोड़ी सोच विचार के बाद एम बॉन्ड का 7 कोड नेम वापस दे देती है और उसे आदेश देती है कि वह अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के हस्तक्षेप करने से पहले इस पूरे मामले की सच्चाई जल्द से जल्द सामने लाए। इस बार बॉन्ड को कुछ खास गैजेट्स भी दिए जाते हैं। उसे एक खास रिंग मिलती है जो सुपरसोनिक फ्रीक्वेंसी निकाल सकती है और सिर्फ एक छूने से कांच को तोड़ सकती है। इसके अलावा क्यू उसे एक हाई टेक कार देता है जिसमें हर तरह के आधुनिक हथियार लगे होते हैं, मिसाइल, मशीन गन और एक एक्टिव डिफेंस सिस्टम। खास बात यह है कि यह कार एडेप्टिव कैमोफ्लेज टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे वह एक बटन दबाते ही आंखों से ओझल यानी अदृश्य हो सकती है। हालांकि इंफ्रारेड में उसे देखा जा सकता है। तैयार होते ही बॉन्ड तुरंत आइसलैंड के लिए निकल जाता है जहां ग्रेव्स अपनी प्रेजेंटेशन देने वाला था। वहीं उसकी मुलाकात फिर से उसी महिला एजेंट से होती है जिसे उसने लॉस ऑर्गानोस द्वीप पर देखा था। वह खुद को जिंक्स बताती है, लेकिन मजाक में कहती है कि वह बस एक स्पेस और टेक्नोलॉजी मैगजीन की रिपोर्टर है। इसी दौरान ग्रेव्स अपने शरीर पर जीन एडिटिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी अचानक झाओ वहां आ जाता है। तब खुलासा होता है कि ग्रेव्स असल में कर्नल सन मून ही है। असल में सालों पहले नॉर्थ कोरिया में हुए हादसे के दौरान सन मून मरा नहीं था, बल्कि किसी तरह जिंदा बच गया था। इसके बाद वह क्यूबा भाग गया, जहां उसने जीन एडिटिंग थेरेपी के जरिए अपना चेहरा पूरी तरह बदल लिया। फिर ब्लड डायमंड्स की मदद से उसने लंदन में अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और इकारस नाम का प्रोजेक्ट तैयार किया। अब जब प्रोजेक्ट पूरी तरह तैयार हो चुका था, जाओ खुद उससे मिलने आया ताकि वे दोनों मिलकर उस योजना के आखिरी चरण को पूरा कर
कर सकें, जिसे वे इतने समय से गुप्त रूप से तैयार कर रहे थे। इसके बाद ग्रेव्स बेफिक्र अंदाज में सैकड़ों मेहमानों और इंटरनेशनल मीडिया के सामने मंच पर आता है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा करता है कि इकारस एक सोलर एनर्जी एब्जॉर्प्शन सैटेलाइट है जो धरती के सबसे अंधेरे इलाकों में भी रोशनी ला सकता है, जमी हुई जमीन को गर्म कर सकता है, खेती में मदद कर सकता है और दुनिया से भूख खत्म कर सकता है। फिर वो तुरंत इसका डेमो भी दिखाता है। अचानक इकारस सैटेलाइट से रोशनी की एक तेज किरण नीचे गिरती है, जिससे पूरा आइस पैलेस अजीब लेकिन शानदार तरीके से चमक उठता है। यह नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग तालियों से गूंज उठे हैं, लेकिन बॉन्ड और जिंक्स ही ऐसे दो लोग होते हैं जो बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उन्हें ग्रेव्स की इन बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता। उसी रात जिंक्स चुपके से डोम में एक छोटा सा छेद करती है और रस्सी के सहारे नीचे उतरकर ग्रेव्स के ऑफिस में घुसने की कोशिश करती है। वहां उसे झाओ जीन एडिटिंग मशीन में लेटा हुआ मिलता है। बिना समय गंवाए जिंक्स उसे खत्म करने के लिए ट्रिगर दबाने ही वाली होती है। तभी अचानक ग्रेव्स पीछे से आ जाता है और एक इलेक्ट्रिक ग्लव का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर देता है। जब जिंक्स को होश आता है तो वह खुद को एक धातु के बेड पर मजबूती से बंधा हुआ पाती है। झाओ भी वहीं मौजूद था और वह लगातार जिंक्स को इलेक्ट्रिक शॉक देकर टॉर्चर कर रहा था। उससे यह जानने की कोशिश कर रहा था कि वह उसे मारना क्यों चाहती थी, लेकिन जिंक्स की तरफ से उसे सिर्फ ताने और अपमान ही मिलते हैं। जब उसे समझ आ जाता है कि टॉर्चर से कोई फायदा नहीं होने वाला, तो वह अपने आदमियों को उसे खत्म करने का आदेश देता है, लेकिन उनमें से एक आदमी बंदूक का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि जिंक्स धीरे धीरे मौत के करीब पहुंचे, इसलिए वह एक लेजर मशीन चालू करता है जो धीरे धीरे उसके सिर को काटने वाली थी और फिर ठंडे दिल से वहां से चला जाता है। उधर उसी समय बॉन्ड आइस पैलेस के बाहर बर्फ में एक छेद करके ठंडे पानी में तैरते हुए एक हॉट स्प्रिंग पूल के जरिए अंदर घुसता है। कुछ देर तक तलाश करने के बाद उसे जिंक्स मिल जाती है जो बंधी हुई होती है और लेजर उसके सिर से बस कुछ इंच दूर होता है। बॉन्ड तुरंत दौड़कर आता है, रिमोट कंट्रोल उठाकर लेजर को बंद करता है और आखिरी पल में उसकी जान बचा लेता है। होश में आने के बाद जिंक्स अपनी असली पहचान बताने पर मजबूर हो जाती है। वह बताती है कि वह अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA की एजेंट है और उसे ग्रेव्स की जांच के लिए यहाँ भेजा गया था। वह यह भी बताती है कि झाओ वापस आ चुका है और इस समय ग्रेव्स के ऑफिस में जीन एडिटिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहा है। शायद वह इसे लॉस ऑर्गानोस द्वीप वाले अस्पताल से लाया होगा। इस पर बॉन्ड तुरंत कहता है कि पिछली बार झाओ मुश्किल से जान बचाकर भागा था, इसलिए वह कोई मशीन साथ नहीं ला सकता था। इससे वह यह निष्कर्ष निकालता है कि यह मशीन पहले से यही थी और ग्रेव्स की ही है। तभी उसे पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है कि ग्रेव्स असल में सन मून ही है। बॉन्ड जिंक्स से कहता है कि वह मिरांडा को ढूंढकर उसे ग्रेव्स की सच्चाई बताए और मदद के लिए कॉल करे, जबकि वह खुद ग्रेव्स का सामना करने के लिए उसके ऑफिस में जाएगा। कुछ ही देर बाद ग्रेव्स अपने ऑफिस में वापस आ जाता है। बॉन्ड तुरंत अपनी बंदूक तानकर ग्रेव्स को काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन वह तुरंत गोली नहीं चलाता क्योंकि उसे अब भी यह जानना था कि ग्रेव्स के साथ कौन मिला हुआ है। लेकिन उसकी यह जिज्ञासा ज्यादा देर तक नहीं रहती। तभी मिरांडा वहां आ जाती है। पहले वह अपनी बंदूक ग्रेव्स की ओर तानती है, लेकिन अगले ही पल उसे घुमाकर बॉन्ड पर निशाना साध देती है। तभी बॉन्ड को समझ में आ जाता है कि यूरोप में ग्रेव्स का साथी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मिछा एजेंसी के अंदर का ही व्यक्ति है। इतनी बड़ी गद्दारी के सामने भी बॉन्ड शांत रहता है। वह कहता है कि कोई और उसकी जगह मिशन पूरा करेगा और ग्रेव्स हर हाल में असफल होगा। जैसे ही ग्रेव्स बॉन्ड के इरादे समझ जाता है, वह मुस्कुराते हुए कहता है, तुम जिंक्स की बात कर रहे हो, है ना? फिर वह ताना मारते हुए बताता है कि बॉन्ड की मौत के बाद जिंक्स भी इसी आइस पैलेस में मारी जाएगी क्योंकि वह मिरांडा के कमरे में बंद है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह कहकर ग्रेव्स मिरांडा को आदेश देता है कि वह बॉन्ड को तुरंत मार दे, लेकिन बॉन्ड उसे मौका नहीं देता। वह अपनी खास रिंग एक्टिव करता है जिससे निकलने वाली अल्ट्रासोनिक वेव्स नीचे की कांच की फर्श को तोड़ देती हैं। फर्श टूटते ही बॉन्ड नीचे गिर जाता है और तेजी से बाहर निकलकर बच निकलता है। गुस्से से भरा ग्रेव्स तुरंत जाओ को आदेश देता है कि वह बॉन्ड का पीछा करे, लेकिन इस बार जाओ के लिए कुछ करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बॉन्ड ग्रेव्स का खुद का रॉकेट पावर्ड आइस ड्रैगस्टर चुरा चुका होता है। यह गाड़ी 300 किमी घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार से दौड़ सकती थी, जिससे बॉन्ड को पकड़ पाना लगभग नामुमकिन था। मजबूर होकर झाओ वापस ग्रेव्स के पास लौट जाता है, लेकिन उम्मीद के उलट ग्रेव्स गुस्सा नहीं होता। उसे लगता है कि अब इकारस की असली ताकत दिखाने का समय आ गया है। वह अपने कंट्रोल ग्लव से सैटेलाइट को एक्टिव करता है और तुरंत अंतरिक्ष से एक विशाल सोलर एनर्जी बीएम सीधे बॉन्ड की ओर गिरती है। खुशकिस्मती से बॉन्ड तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा होता है, इसलिए वह उससे बच जाता है, लेकिन ग्रेव्स उसे छोड़ने वाला नहीं था। वह लगातार उस एनर्जी बीम को उसकी तरफ मोड़ता रहता है और उसका पीछा करता रहता है। अब बॉन्ड एक बेहद खतरनाक स्थिति में फंस चुका था। उसके पीछे तबाही मचाने वाली एनर्जी बीम थी और सामने गहरी खाई। यह पूरी तरह मौत का पल था। ऐसे में बॉन्ड ने तेजी से फैसला लिया। उसने कार का ग्रैपलिंग हुक पीछे की ओर फायर किया और सीधे
खाई में छलांग लगा दी। किस्मत से हुक बर्फ के किनारे में अटक गया और वह बाल बाल मौत से बच गया। लेकिन ग्रेव्स अभी रुका नहीं था। उसने इकारस की किरण को इस तरह मोड़ा कि पूरी बर्फीली चट्टान कटने लगी और देखते ही देखते पूरा हिस्सा बॉन्ड के साथ नीचे गिरने लगा। यह देखकर ग्रेव्स को यकीन हो गया कि बॉन्ड अब मर चुका है। इसलिए वह मिरांडा के साथ नॉर्थ कोरिया के लिए निकल जाता है ताकि अपनी योजना के आखिरी चरण को पूरा कर सके। वहीं जाओ को पीछे छोड़ दिया जाता है ताकि वह सबूत मिटा सके। जाते जाते ग्रेव्स इकारस का इस्तेमाल करके पूरे आइस पैलेस को पिघला देता है, जिससे अंदर मौजूद हर चीज यहाँ तक कि जिंक्स भी खत्म हो जाए। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बॉन्ड अभी भी जिंदा है। जब बर्फ की चट्टान गिर रही थी तब बॉन्ड ने समझदारी दिखाते हुए कार के कवर और इमरजेंसी पैरासेल का इस्तेमाल किया और पानी में कूदकर अपनी जान बचा ली। इसके बाद उसने उसी पैरासेल की मदद से एक पेट्रोलिंग सैनिक की स्नोमोबाइल छीन ली और तेजी से पैलेस की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर बॉन्ड अपनी अदृश्य कार में छिप जाता है और जिंक्स को बचाने की तैयारी करता है। लेकिन तभी एक सैनिक की स्नोमोबाइल गलती से उसकी कार से टकरा जाती है, जिससे वह आगे गिर पड़ता है। इस टक्कर को देखकर जाओ समझ जाता है कि बॉन्ड अभी जिंदा है। वह तुरंत अपनी कार में बैठता है, इंफ्रारेड सिस्टम चालू करता है और तुरंत बॉन्ड की अदृश्य कार को ढूंढ लेता है। अब शुरू होती है दो हाई टेक सुपरकार्स के बीच एक जबरदस्त पीछा करने की लड़ाई। जाओ लगातार मशीन गन से बॉन्ड की कार पर फायर करता है, जिससे उसकी इनविजिबिलिटी सिस्टम खराब होने लगती है। लेकिन बॉन्ड इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। बॉन्ड भी अपनी कार में लगे हथियारों का शानदार इस्तेमाल करते हुए जवाबी हमला करता है। लेकिन इस समय सबसे जरूरी काम जिंक्स को बचाना था, क्योंकि आइस पैलेस बहुत तेजी से पिघल रहा था और जिस कमरे में वह कैद थी वह लगभग पूरी तरह पानी में डूब चुका था। बिना एक पल गंवाए बॉन्ड अपनी कार को सीधे पैलेस के अंदर घुसा देता है, जबकि झाओ उसके पीछे पीछे लगा रहता है। बॉन्ड कार को पैलेस की सबसे ऊपरी मंजिल तक ले जाता है और अचानक उसे रोक देता है। यह दरअसल उसकी एक चाल थी ताकि इनविजिबिलिटी सिस्टम को दोबारा पूरी तरह एक्टिव होने का समय मिल सके। जैसे ही जाओ अपने मेटल हार्पून चालू करके बॉन्ड की ओर तेजी से बढ़ता है, बॉन्ड तुरंत अपनी कार को फिर से अदृश्य कर देता है। साथ ही वह कार को पीछे की ओर मोड़कर टायर स्पाइक्स का इस्तेमाल करता है, जिससे गाड़ी बर्फ पर मजबूती से पकड़ बना लेती है। अचानक बॉन्ड को आंखों के सामने गायब होते देख जाओ कुछ समझ ही नहीं पाता और उसकी कार सीधे नीचे की ओर गिर जाती है। बर्फ टूटती है और उसकी गाड़ी गहराई में डूबने लगती है। बचने के लिए जाओ कार से बाहर निकलकर तैरने की कोशिश करता है, लेकिन बॉन्ड उसे मौका नहीं देता। वह छत से लटके बड़े झूमर को पकड़ने वाली केबल पर निशाना साधता है, जिससे भारी झूमर नीचे गिरकर जाओ को वहीं खत्म कर देता है। उधर जिंक्स उस कमरे में लगभग डूब चुकी होती है। तभी बॉन्ड सही समय पर पहुंचता है। वह अपनी कार से कमरे का दरवाजा तोड़ देता है और अपनी खास रिंग का इस्तेमाल करके कार का शीशा तोड़ता है ताकि जिंक्स को अंदर खींच सके और उसकी जान बचा सके। इसके बाद बॉन्ड उसे तुरंत पास के एक हॉट स्प्रिंग में ले जाता है, जहां वह उसे इमरजेंसी सहायता देता है। बॉन्ड के लगातार सीपीआर देने की वजह से जिंक्स मौत के मुंह से वापस लौट आती है। होश में आने के बाद दोनों साउथ कोरिया में मौजूद एक अमेरिकी कमांड बेस पर पहुंचते हैं। वहां अमेरिकी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ और उनकी टीम भी मौजूद होती है। अब दोनों देश मिलकर नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहीं बॉन्ड और जिंक्स को बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया में तख्तापलट हो चुका है। जनरल मून को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस तख्तापलट का नेता कोई और नहीं बल्कि ग्रेव्स है। उसका प्लान इकारस सैटेलाइट का इस्तेमाल करके दोनों देशों मौजूद माइंस को उड़ा देना है ताकि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर आसानी से हमला कर सके। इकारस के खतरनाक होने को देखते हुए अमेरिका ने उसे नष्ट करने के लिए मिसाइल लॉन्च करने की अनुमति दे दी थी। हालांकि इसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं, इसलिए बॉन्ड और जिंक्स को सीधा ग्रेव्स को रोकने की जिम्मेदारी दी जाती है, जो इस समय नॉर्थ कोरिया के एक एयरबेस में छिपा हुआ था। ऑर्डर मिलते ही दोनों तुरंत एक अमेरिकी मिलिट्री प्लेन में सवार होकर नॉर्थ कोरिया की एयर स्पेस में प्रवेश कर जाते हैं। उसी समय अमेरिका की मिसाइल इकारस की ओर दागी जाती है, लेकिन उससे पहले कि वह पास पहुंच पाती, सैटेलाइट की एनर्जी बीम उसे हवा में ही नष्ट कर देती है। वहीं दूसरी ओर बॉन्ड और जिंक्स अब नॉर्थ कोरियन एयरबेस तक पहुंच चुके होते हैं। कुछ देर निगरानी करने के बाद वे देखते हैं कि ग्रेव्स एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट में सवार हो रहा है। बिना देर किए दोनों उसका पीछा करते हैं और ठीक टेक ऑफ से पहले ही उस प्लेन पर छलांग लगाकर उसके अंदर घुस जाते हैं। अंदर पहुंचते ही बॉन्ड और जिंक्स तुरंत अलग अलग होकर अपनी अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। बॉन्ड ग्रेव्स को रोकने का जिम्मा लेता है, जबकि जिंक्स विमान को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी संभालती है। बिना समय गंवाए जिंक्स चुपके से कॉकपिट में पहुंचती है, पायलट को एक ही वार में बेहोश कर देती है और खुद पायलट की सीट पर बैठकर विमान को अपने कंट्रोल में ले लेती है। वहीं दूसरी ओर ग्रेव्स अपने नए बने एडवांस आर्मर को देख रहा होता
होता है जो इकारस कंट्रोल सिस्टम से भी जुड़ा हुआ था। इसके बाद वह अपने पिता को वहां लाने का आदेश देता है ताकि वह अपनी इस महान उपलब्धि को अपनी आंखों से देख सके। लेकिन जब जनरल मून वहां पहुंचते हैं तो वह ग्रेव्स को पहचान ही नहीं पाते। ग्रेव्स ने न सिर्फ अपना चेहरा बदला था बल्कि उसकी आवाज भी पूरी तरह बदल चुकी थी। तभी ग्रेव्स अपने पिता को वही सैन्य रणनीतियां सुनाता है जो उन्होंने बचपन में उसे सिखाई थी और सन मून की मूर्ति की ओर देखता है। यह सब देखकर जनरल मून हैरान रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि उनके सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा है। जैसे ही उसके पिता उसे पहचान लेते हैं, ग्रेव्स तुरंत अपने प्लान को अमल में लाता है। वह इकारस को एक्टिवेट करता है और सोलर एनर्जी बीम को नॉर्थ और साउथ कोरिया की सीमा पर मौजूद माइंस पर फायर करने लगा है ताकि युद्ध शुरू हो सके। यह देखकर जनरल मून को एहसास होता है कि इससे देश पर पश्चिमी ताकतों का भयंकर हमला हो सकता है। वह तुरंत पास खड़े एक ऑफिसर से बंदूक छीन लेते हैं, उसे ग्रेव्स पर तानते हैं और उसे रोकने का आदेश देते हैं इससे पहले कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाए। लेकिन ग्रेव्स ठंडे अंदाज में आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं होता। क्या कोई पिता अपने ही बेटे को मार सकता है? जनरल मून कुछ कह पाते उससे पहले ही ग्रेव्स अपने इलेक्ट्रिक ग्लव को एक्टिवेट कर देता है और उन्हें काबू में कर लेता है। अगले ही पल वह उनके हाथ से बंदूक छीन लेता है और बेरहमी से उन्हें गोली मार देता है। यह देख वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। उसी समय बॉन्ड वहां पहुंचता है और ग्रेव्स को खत्म करने के लिए फायर करता है, लेकिन तभी एक सैनिक बीच में आ जाता है जिससे गोली निशाने से चूक जाती है और जाकर प्लेन की खिड़की तोड़ देती है। अचानक केबिन में प्रेशर बदल जाता है और अंदर मौजूद लोग बाहर की ओर खींचने लगते हैं। इस खतरनाक स्थिति में सिर्फ बॉन्ड और ग्रेव्स ही किसी तरह केबिन के लोहे के फ्रेम को पकड़कर खुद को बचा पाते हैं। इस वक्त प्लेन पूरी तरह असंतुलित हो चुका होता है, बुरी तरह हिल रहा होता है और तेजी से नीचे गिरने लगता है। कॉकपिट में जिंक्स पूरी ताकत लगाकर कंट्रोल को ऊपर खींचती है ताकि प्लेन को दोबारा संतुलन में ला सके। लेकिन तभी पीछे से मिरांडा आ जाती है और उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उसे मौत तक लड़ने की चुनौती देती है। जिंक्स बिना घबराए शांति से काम लेती है। वह चालाकी से ऑटो पायलट ऑन कर देती है और फ्लाइट पाथ को इस तरह सेट करती है कि प्लेन इकारस के प्रभाव क्षेत्र में पहुंच जाए। उसका इरादा साफ था, अगर वह और बॉन्ड असफल भी हो जाएं, तो कम से कम ग्रेव्स और मिरांडा भी बचकर ना निकल सके। लेकिन जिंक्स ने यह नहीं सोचा था कि सब कुछ इतना जल्दी होगा। सोलर एनर्जी बीएम की भयानक गर्मी से प्लेन का बाहरी हिस्सा तेजी से पिघलने लगता है और कुछ ही पलों में वह टूटकर बिखरने लगता है, जिससे सभी लोग पीछे की ओर जा गिरते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जिंक्स पास पड़ी दो तलवारें उठाती है और मिरांडा का सामना करती है। दोनों के बीच जबरदस्त और खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें कोई भी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन तभी एक अचानक मोड़ आता है जब जिंक्स की नजर जमीन पर पड़े एक खंजर पर पड़ती है। जैसे ही मिरांडा हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, जिंक्स अपने बाएं हाथ से वार को रोकती है और दाएं हाथ से खंजर उठाकर सीधे उसके सीने में घोंप देती है। इसी के साथ गद्दार मिरांडा का अंत हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बॉन्ड और ग्रेव्स के बीच भी भयंकर लड़ाई चल रही होती है, लेकिन अपने इलेक्ट्रिक आर्मर की वजह से ग्रेव्स को बढ़त मिल जाती है और वह बॉन्ड को नीचे गिरा देता है। इसके बाद वह दो पैराशूट निकालता है, एक को प्लेन से बाहर फेंक देता है ताकि बॉन्ड आने वाले हादसे में मारा जाए। वह बैठकर घमंड से हंसता है और बॉन्ड का मजाक उड़ाता है कि वह कभी उसकी योजना को नाकाम नहीं कर पाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यही घमंड उसकी मौत की वजह बनेगा। जैसे ही ग्रेव्स अपनी जीत में खोया होता है, बॉन्ड अचानक पैराशूट की डोरी खींच देता है जिससे ग्रेव्स संतुलन खोकर प्लेन से बाहर जा गिरता है और सीधे जेट इंजन में जाकर चकनाचूर हो जाता है। जैसे ही कंट्रोल आर्मर नष्ट होता है, इकारस सैटेलाइट भी तुरंत काम करना बंद कर देता है। लेकिन उसी वक्त प्लेन में भीषण आग लग जाती है और वह बुरी तरह हिलने लगता है। बिना समय गंवाए बॉन्ड और जिंक्स कार्गो होल्ड की तरफ दौड़ते हैं। वहां मौजूद हेलीकॉप्टर को तैयार करते हैं और कन्वेयर बेल्ट की मदद से उसे प्लेन से बाहर धकेल देते हैं। हालांकि हवा में ही हेलीकॉप्टर को उड़ाना लगभग नामुमकिन था, इसलिए वो तेजी से नीचे गिरने लगता है। लेकिन किस्मत से जमीन पर टकराने से ठीक पहले बॉन्ड इंजन स्टार्ट कर देता है और दोनों बाल बाल बच जाते हैं। एक बार फिर बॉन्ड ने एक भयानक युद्ध को टाल दिया, लेकिन इस बार उसकी जीत का मतलब और भी बड़ा था। उसने अपना नाम भी साफ कर लिया। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।